के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम आ जाएं, दिल है कि पीटे रट जाए। निकाय चुनाव को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में आ गए हैं। शौर्य स्मारक पर अमृत महोत्सव की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री मंच से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, हर साल सरकार के खर्चे पर युवाओं का एक दल अंडमान निकोबार घूमने जाएगा, जहां से वे उस सेल्युलर जेल को देखेंगे जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मिशन नगरोदय की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बिजली, पानी, सड़क और शहरों में सीवेज समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में 70,000 करोड़ रुपए का रोड मैप रखा। उन्होंने कहा, हर गांव के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है, 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1,602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डालते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये केवल नारा नहीं है, ये मेरे लिए विजन है, ये मेरे लिए मंत्र है। बीजेपी की एक्शन में आते ही विपक्ष भी हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की आहट को देखते हुए मुख्यमंत्री मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़े हैं। वे हर चुनाव के पहले झूठे नारियल फोड़ने में माहिर हैं। गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोसकर जनता को भ्रमित करने का खेल शुरू हो गया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। इनके इस सब कुछ से कुछ नहीं होगा। जो महंगाई बढ़ी है, जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, जो रसोई गैस के भाव बढ़े, इनको कम करें और लोगों के जो व्यवसाय ठप हो गए, जो नौकरियां चली गई, वो वापस करें। 35 लाख लोग मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है। ये सब इनको सबक सिखाएंगे नगरीय निकाय के चुनाव। कांग्रेस भी अंदर खाने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। पूर्व सीएम कमलनाथ की कोशिश जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। इसके लिए वे बाकायदा एजेंसियों के फीडबैक के आधार पर चेहरों के चुनाव में लगे हैं। बीजेपी की घेराबंदी करने कमलनाथ उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर सरकार पिछड़ी है या कमजोर रही है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव आम चुनाव से कम नहीं होंगे, क्योंकि सत्ता जाने के बाद कांग्रेस के पास बीजेपी से बदला लेने का बड़ा मौका होगा और निकाय से ही तेज की राय बनेगी, जबकि बीजेपी के सामने सरकार की साख बचाने और सभी 16 निकायों में अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अब नगरों का उदय। नगरों का उदय होगा तो निश्चित तौर पर इससे जो पार्टी ज़्यादा लाभ उठाने की स्थिति होगी उस पार्टी का भी नगरीय निकाय के चुनाव में उदय होगा, वो भी खुलकर सामने आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय के कैंपेन का लॉन्च शुक्रवार को भोपाल से हो गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अपने ख़ास अंदाज में, ख़ास तौर से जब बात हुई कि दुश्मन के लिए हम तलवार हैं इस तरह की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। बिल्कुल जोश से वो इस गीत में, कुछ गीत उन्हें बड़े पसंद हैं, उनमें से एक गीत ये भी है जो भारतीय जनता पार्टी या युवा मोर्चा के दिनों से उनकी ज़ुबान पर है। एक उनका और बड़ा चर्चित प्रिय गीत है जो उनको सबसे ज़्यादा शायद पसंद है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। ये शायद उनकी फ़िलॉसफी को भी रिफ्लेक्ट करता है। बहरहाल, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्या पीछे छूट रही है या कांग्रेस अपनी बदली हुई स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी के मुकाबले इस चुनाव मैदान में उतरेगी? और अगर बदली हुई स्ट्रैटेजी की भी बात करें तो वो बदली हुई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है जाहिर तौर पर उसके पास उसके अपने प्लस हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं और ये माना भी जाता है कि बीजेपी का नगरीय क्षेत्रों में खासा दबदबा है और रूरल एरियाज़ में कांग्रेस प्रभाव रखती है। तो क्या कांग्रेस शहरी क्षेत्रों में भी कुछ परिवर्तन कर सकती है? कई बड़े सवाल हैं, इसी पर आज बात करेंगे, ख़ासतौर से जिस तरह से बीजेपी की लॉन्चिंग हुई है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में कृष्ण गोपाल पाठक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, वो हमारे साथ रहेंगे।
ग्वालियर से हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा ग्वालियर से ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश जी से ही शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश, आपने देखा लॉन्चिंग हो गई है नगरोदय, और भाजपा का भी उदय क्या, ये अभी तो एक सवाल है। नतीजे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन एक बड़े ताकत के साथ एक कैंपेन की शुरुआत बीजेपी ने की है, जिसमें कई सारी योजनाएं, उनमें खासी संख्या में धनराशि का आवंटन और एक नगर विकास की संकल्पना को, उसकी एक आर्किटेक्ट को प्रस्तुत करने की कोशिश शिवराज जी ने की है। किस तरह देखते हैं आप इसको? जी शरद जी, जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज जी का ये पहला चुनाव नहीं है। शिवराज जी एज ए सीएम ये तीसरा चौथा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बताएं कि शिवराज जी एक्सपीरियंस सीएम हैं और उनमें एक मादा है लोगों को अट्रैक्ट करने का। जैसा कि आज आपने देखा कि वो शौर्य स्मारक पर पहुंचे, वहां युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, उससे दो तीर मारे उन्होंने। एक तो नेशनलिज्म का उन्होंने बीज मध्य प्रदेश में बोया है और ये नेशनलिज्म पर आज युवा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है और वो सेंसिटिव भी है। दूसरा, उन्होंने युवाओं में जो अपनी छवि छोड़ने का अंदाज है उनका, वही भी दिखता है, क्योंकि इसीलिए वो मामा नहीं कहलाते। मामा कहलाने के पीछे कुछ ना कुछ उनके पीछे एक अदा है, एक स्टाइल है, जिसके कारण वो प्रदेश के मामा कहलाते हैं। आपने एक चीज कही कि उनमें एक चीज तो है, ये उनकी आइडियोलॉजी है या उनकी फिलॉसफी है कि वो आदमी है, आदमी से प्यार करते। कहीं ना कहीं वो एक चीज अपनी राजनीति में ध्यान रखते हैं एज ए सीएम कि हम पब्लिक वेलफेयर में कितना आगे जा सकते हैं, वो उसमें कहीं कोताही नहीं बरतते हैं। रही सही बात, इस आने वाले चुनाव में ये भले ही थोड़ा सा चैलेंजिंग बीजेपी के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आज की स्थिति देखें कि 16 के 16 पिछले नगर निगम सभी बीजेपी के पास थे और स्थिति ये बनती है कि रूलिंग पार्टी के साथ विकास के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। एक बात और यहाँ रहती है कि 70,000 करोड़ 5 साल में केवल पानी के लिए। पानी एक ऐसा इशू है मध्य प्रदेश में जो गर्मियों में तो उभरता ही है, लेकिन आने वाले समय में ये बड़ा इशू बनेगा और उस पर उन्होंने चिंता करते हुए समाज को या जनता को, पब्लिक को पानी पहुंचाने का जो बहुत बड़ा एक अमाउंट रिलीज करने का प्लान किया, वाकई वो सराहनीय है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पानी कहीं ना कहीं उनको, उनकी पार्टी या उनको बहुत आगे ले जाने का प्लान है। चलिए, तो ये पानी कितना बीजेपी के पानी की रक्षा करेगा, ये तो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे हमको बताएंगे। भदौरिया साहब कुछ गंभीर हो गए हैं, वैसे गंभीर तो वो हैं ही, लेकिन इन टीका टिप्पणियों से उनका गांभीर्य भाव जो है कुछ और बढ़ गया है। तो मुस्कुराइए भदौरिया साहब, आप ग्वालियर में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, और मुस्कुराने पर ना कोई कर अभी तक तो लगा नहीं है, आगे की कोई बात मुझे संभावना भी नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे कर जाने अनजाने में लगे हैं। पेंडेमिक इरा में हम सबके बीच में तनाव का कर है, चिंता का कर है, भविष्य में झांकने का कर है, लेकिन यहाँ टिप्पणी करने के लिए और मुस्कुराने के लिए कोई टैक्स नहीं। सर बताइए, क्या कांग्रेस की तैयारी और किस तरह लड़ाई भिड़ाई करने के लिए परफेक्ट हो रही है, कांग्रेस अपने को बेहतर करने की तरफ बढ़ रही है? जी देखिए आदरणीय शरद जी, जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने सभी 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 293 नगर पंचायतों में अपने पर्यवेक्षक भेज के जिला कमेटियां जो स्थानीय स्तर पर टिकट फाइनल करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने बनाई थी कि स्थानीय स्तर पर ही नेतृत्व तैयार कर दे टिकटों को, वहीं से फाइनल कर दिए जाए। तो उन्होंने नाम शॉर्ट लिस्टेड कर दिए हैं। अब जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियों की जिसकी संभावना है कि शायद आगे 1-2 दिन में कर दिए जाएं, परंतु अभी अभी तत्काल एक अपग्रेड आया है कि निर्वाचन आयोग ने एक पत्र और जारी कर दिया है जिसमें पंचायत चुनाव के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने 18 तारीख तक सब लोगों से जानकारी मांगी। तो अभी भी पसोपेश की स्थिति है कि नगरीय निकाय चुनाव के किन डेटों में होके जाएंगे, या तो अभी होंगे या हो सकता है लंबा खींचे। तो इसमें मेरा आग्रह है कि कांग्रेस की तैयारियां पूरी तरीके से हो गई हैं आदरणीय शरद जी, और कांग्रेस के साथ आप देखिए कि मध्य प्रदेश की जनता जिस पर इस तरीके से इतना टैक्स थोप दिया गया है, चाहे वो डीजल, गैस, पेट्रोल हो या रजिस्ट्री हो, 12% रजिस्ट्री पे आप देखिए देश में सबसे ज़्यादा टैक्स
मध्य प्रदेश में लिया जा रहा है। युवाओं की बेरोजगारी की दर लगातार है। आदरणीय शिवराज जी ने आज घोषणा की है नगर उदय के विकास की। 15 साल से शिवराज सिंह जी क्या कर रहे थे? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछूंगा, वो अपने जवाब में बताएं कितने शहर स्मार्ट हो गए हैं और कितनी कस्बे मिनी स्मार्ट हो गए हैं। जहां शिवराज जी विधानसभा उपचुनाव में आदरणीय शरद जी जाते थे, हर विधानसभा क्षेत्र को मिनी स्मार्ट सिटी कर देते थे। तो वहाँ पे फंडिंग के नाम पे जीरो है, चवन्नी तक फंडिंग नहीं हुई है मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे। तो ये जुमलेबाजी मध्य प्रदेश की जनता और ख़ासतौर से नगरीय निकाय के समझदार मतदाता ये समझ चुका है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ ठगे जाने का काम किया जा रहा है। आज इतने 1000 करोड़ का पैकेज शिवराज सिंह जी ने जारी कर दिया। आप देखिए कल हो सकता है 48 घंटे में आचार संहिता लग जाए। कहाँ धरातल पे आ पाएगा शरद जी? 28 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, आप देखिए आनन फानन में सड़कें बना दी गई। आज 2 महीने में वो सड़कों में गड्ढे हो गए। बिल्कुल ये पैसे का, गाड़ी कमाई का, लोगों के टैक्स की गाड़ी कमाई का, पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है चुनावी राजनीति के मंसूबे पूरे करने के लिए, जो बेहद दुखद है। चलिए तो मैं एक रिएक्शन लेता हूं आपके साथी जो हैं जनता पार्टी और सरकार से फिर दूसरे राउंड में कुछ और सवालों के साथ हम आपकी तरफ रुख करेंगे। जी पाठक साहब। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के लिए जो आज नगरोदय का उन्होंने प्रारंभ किया है, अभियान का प्रारंभ किया है, वो कोई चुनावी अभियान नहीं है। हमारे लिए तो यह जनता की सेवा का अभियान है। जैसा कि आपने अभी बताया, उनकी फिलॉसफी में ही रिफ्लेक्ट होता है, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और मैं समझता हूँ यह जो भावना या भाव किसी राजनेता के मन में नहीं होगा तो वो ना तो कभी हिट होगा ना ही कभी फिट होगा। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान इसीलिए जनता की अपेक्षाओं पर हिट भी हैं, फिट भी हैं। आज देखिए, एक तरफ देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने की तैयारी कर रहा है, उसकी शुरुआत कर रहा है। वहीं शिवराज जी ने युवाओं के लिए आज़ादी के दीवानों को जिस जेल में रखा गया, जिसको हम काला पानी के नाम से जानते हैं, यानी कि सेल्युलर जेल जो अंडमान निकोबार में, वहाँ पर भी सालाना 1 साल में 1 बार भेजने का उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। सिर्फ यही शुरुआत नहीं की है, हमारे मिशन में, हमारे विजन में रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, यह सब शिवराज जी ने आज नगरोदय मिशन में दिखाने का काम किया है। और यह सिर्फ दिखाने का ही काम नहीं किया है, हम इसको कैसे ज़मीन पर लाएंगे, लोगों के बीच कैसे ले जाएंगे, इसको अमली जामा का रूप किस प्रकार से पहनाएंगे, यह सारा का सारा विजन इस मिशन में शामिल है। उसमें शिवराज जी ने फंड का भी प्रावधान किया है। जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना जो मध्य प्रदेश में है, नंबर 1 है मध्य प्रदेश। अभी तक 3.25 लाख गरीब बहनों भाइयों को 10,000 रुपया उनका व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए दिया जा चुका है। वहीं सीवेज के लिए, जो मल जल है उसके शुद्धिकरण के लिए 10,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अधोसंरचना के लिए 10,000 करोड़ का फंड है। सड़कों के विकास के लिए 10,000 करोड़, स्ट्रीट लाइट और पार्कों के विकास के लिए 2,000 करोड़, साथ ही गरीबों के मकान बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपया मिलाकर अगर हम कुल राशि जोड़ दें तो 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और आज ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 1,63,000 गरीब भाइयों बहनों के अकाउंट में 1,602 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का भी उन्होंने काम किया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी जो अभी हम देख रहे थे कि भारतीय जनता बता रहे हैं आदरणीय शरद जी, ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में कहीं कोई गरीबी नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले अजीत जी, मेरी बात सुन ले। कमलनाथ जी ने भी आपकी तरह ही गरीबों का मजाक बनाने की बात उपचुनाव में की थी कि शिवराज जी तो अपनी गाड़ी में नारियल लेके चलते हैं। तो कमलनाथ जी को 28 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने आईना दिखा दिया। जनता के विश्वास का आप यूं मजाक मत उड़ाइए अजीत जी, जनता के विश्वास का मजाक उड़ाने का प्रयास मत कीजिए। कमलनाथ जी ने किया था विधानसभा में, तो 28 में से 19 विधानसभा क्षेत्रों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। वहीं पर घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए मुझे लगता है हम एक-एक करके बात करेंगे तो समझ पाएंगे। सीधे विधानसभा में कांग्रेसियों का सगल
बन गया है कि चैनल पे बैठ के झूठ बोलना, विधानसभा में झूठ बोलना, सड़कों पे झूठ बोलना, संसद में झूठ बोलना। झूठ बोलने के मामले में राहुल गांधी एंड कंपनी, जिसमें अजीत सिंह भदौरिया भी शामिल है, इनको मास्टरी हासिल है, इनको तो सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। अगर मेरे मित्र इसी तरह आप बोलते रहे तो ध्यान रखना, आप 44 सांसदों की पार्टी है और हम 302 सांसदों की पार्टी है। चैनल पे क्या, सड़कों पे भी नहीं बोलने देंगे अगर इसी तरीके से आपने इंटरप्ट या डिस्टर्ब कर दिया। अराजकता फैलाते हैं शरद जी, आपने समय पर बोले, ये आतंकवादी लोग हैं, अराजकतावादी लोग हैं, मुझे मेरे समय पर बोलने दे। मैंने आपको रोका क्या, मैंने आपको टोका क्या? आप क्यों नहीं हमें मध्य प्रदेश के विकास की बात करने दे रहे? क्यों आप झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं? आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए मिस्टर, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मैं आता हूं आप दोनों की तरफ आता हूं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने भदौरिया साहब आतंकवादी को नहीं दी। शांति से सुनिए। मेरा ये कहना है कि अगर कोई उत्तेजना में आप दोनों में से कोई भी बोलता है, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन उसका जवाब भी उत्तेजना से या उत्तेजित होकर इस शर्त के साथ दिया जाए कि मैं बाद में क्या मुंह दिखाऊंगा। जब मेरी पार्टी के लोग पूछेंगे या मुझसे मेरे साथी पूछेंगे एंकर से कि शरद जी आपको तो दबा दिया गया, आज दोनों प्रवक्ता बहुत भारी पड़े आप पर, ऐसा मत करिए सर, शांति से जवाब दीजिए। अगर हम में से कोई एक अपना आपा थोड़ा सा खोता है तो आप संभाल लीजिए सर, ये जिम्मेदारी आपकी है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को मैं फिर बधाई दूंगा कि उन्होंने झूठ के लिए कहा है कि सदन के भीतर तो असत्य शब्द का प्रयोग करें। हम एक दूसरे को झूठेला, झूठ का फरेबी, कारोबारी मत करिए सर, मत करिए। एक अच्छी भाषा, संयमित भाषा, संस्कारित भाषा जो हम अपने बच्चों के सामने बोलना पसंद करते हैं। स्टूडियो अपवाद नहीं है सर, ये कोई अखाड़ों के मंच नहीं है कि यहाँ बैठकर आप एक दूसरे को कोसने पर तुल जाएं। सत्यप्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि पहला सवाल तो मेरा यही है कि कांग्रेस की तैयारी पर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जिस तरह से आप देख रहे थे कि बीजेपी के साथी आंकड़ों के साथ बात रख रहे थे पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के पास तैयारी के बारे में बहुत खुलासा नहीं होता, क्योंकि ये शैली कमलनाथ जी की मानी जाती है कि वो और उनकी कोर टीम, उसके पास इस मामले में अधिक जानकारी रहती है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी से सामने नहीं आती। और ये आरोप भी लगे हैं उपचुनाव के बाद कि कुछ ही लोग उस चुनाव नियंत्रण को डील भी करते हैं। बहुत सारे नेताओं तक या इसका पूरा एक पूरी ज़मीन तक उतरते हुए पार्टी में इस तरह की चीज़ें कम सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस के लिए बेहतर रणनीति क्या हो सकती है? बेहतर प्रत्याशी चयन, संसाधन कम है, आपके विपक्ष में है, बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े एग्रेसिव हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? जी शरद जी, आपने पिछला बाई इलेक्शंस देखे होंगे। उन बाई इलेक्शंस में ये बात कांग्रेस के द्वारा कही गई थी कि हम विनिंग कैंडिडेट को टिकट देंगे, करेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कोर कमेटी की बात की, जो कोर सर्किल है, कहीं ना कहीं टिकट वहां से गया तो कई सीट कांग्रेस हारी, जबकि वहां पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो शायद वो रिजल्ट नहीं रहता। रही सही बात कांग्रेस की और बीजेपी के बीच की अगर बात करें, बीजेपी मैंने कई बार कहा है, आज भी कह रहा हूं, हमेशा इलेक्शन बोर्ड में रहती है। यही उसके पीछे स्ट्रैटेजी है कि आज वो देश की या विश्व की नंबर 1 पार्टी मानी जाती है। कांग्रेस में हो क्या रहा है कि जो निर्णायक मंडल है वो बहुत सुगड़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जो चीजें हैं, जो पॉलिसीज है, वो पूरे समाज या पूरी कांग्रेस पार्टी में नहीं फैल रही है। अर्थात निर्णय लेने वाले लोगों की जब संख्या घटेगी तो लीडर्स किसका पक्ष रखेंगे? उतने जुड़े हुए लोगों का। कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये कारण है कि कांग्रेस कहती भले ही है कि हम प्लान कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में जो नाम आएगा उस नाम को टिकट देंगे, ये कैंडिडेट जीतने लायक है उसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सर्वे भले ही जाते हैं लेकिन सर्वे टोकरी में टिक जाते हैं। इसके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं आज नीचे की ओर जा रही है, जबकि ये देश का बहुत बड़ा दल था, आज भी बड़े दल में ही माना जाता है। तो ये कांग्रेस में एक सुधार की आवश्यकता है कि इसको एक विशेष कोर से थोड़ा सा और बफर जोन में जाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन तो उससे क्या होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश, सेल्फलेस होकर काम करना कई बार सफलता का मूल मंत्र बनता है। बीजेपी के लिए ये सफलता जो आज हमें बहुत चमकदार दिखती है, इसके पीछे अपने निहित स्वार्थों को छोड़कर
काम करने वाले कई ऐसे लीडर सामने आते हैं। आप आरंभ से शुरू करेंगे तो मुखर्जी साहब से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर गुरु गोलवलकर से लेकर, वो खैर संघ की एक पृष्ठभूमि हो गई, लेकिन इसके बाद अगर आप कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल और सारंग जी को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये कांग्रेस के लिए भी वक्त की बात है। जब उसके G23 के नेताओं की चर्चा है, उसके लिए उन पर आरोप भी ये लगे हैं कि क्या वो पार्टी के साथ हैं, उनको कहना पड़ता है कि हम पार्टी कांग्रेस की यूनिटी पर कहीं कोई आंच नहीं है। ये मैसेजिंग बंद होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अजय सिंह जी हों, चाहे पचौरी जी हों, जिनसे उपचुनाव में कितना पूछा गया हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो नगरीय निकाय है इसमें एक समन्वय चाहिए। बहुत छोटा उत्तर चाहूंगा भदौरिया साहब, एक आपकी समन्वित एकता और उस पर। जी सर। देखिए आदरणीय शरद जी, मैंने प्रारंभ में ही बताया कि कमलनाथ जी ने स्थानीय स्तर पर ही नगरीय निकाय की टिकटों को फाइनल करने के लिए प्रत्याशी चयन के लिए एक कमेटी बना दी, जिसका अध्यक्ष स्थानीय स्तर पर जिला अध्यक्ष होंगे, मोर्चा संगठनों के जिला अध्यक्ष, उसके पूर्व विधायक, पूर्व सांसद उसके सदस्य होंगे। ऐसे करके स्थानीय स्तर पर ही आदरणीय शरद जी ये पहली बार कमलनाथ जी ने प्रयोग किया है, और ये प्रयोग जहाँ तक है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने लगभग सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में प्रत्याशियों के चयन को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया है। उसके बाद मैंडेट जारी करने के लिए उसको प्रदेश कार्यालय माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष भेज दिया जाएगा, वहाँ से मैंडेट जारी हो जाएंगे। परंतु चयन प्रक्रिया आदरणीय शरद जी स्थानीय स्तर पर ही कांग्रेस पार्टी इस बार करने जा रही है। जी चलिए, आपके यहाँ मैं तैयारी की बात करूँ तो पूरी टीम, आपकी अक्षौहिणी सेना पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। शहरी क्षेत्रों में आपकी तैयारी मजबूत है, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन रूरल एरियाज़ में जहाँ कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड्स है, वहाँ कांग्रेस को चुनौती देना आपके लिए भी चुनौती है। देखिए शरद जी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस कभी मजबूत नहीं रही, ना ही आज है। 2018 का अगर हम अपवाद को छोड़ दें, जिसमें वो बड़े बड़े सब्जबाग और झूठे वादों का सपने दिखाकर सत्ता में आ गए थे, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाए। लोगों के सिर से कांग्रेस का जो एक समर्थन का नशा था वो उतर चुका है। वो नशा ही था वास्तव में। कांग्रेस पार्टी ने जो झूठे झूठे वादे और सब्जबागों को जनता को दिखा के बरगलाया था, फुसलाया था और वोट हासिल किए थे। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, हमारे लिए सिर्फ चुनावी काल में सक्रियता मायने नहीं रखती। हम तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन और 5 साल जनता के बीच कार्यक्रमों के माध्यम से खड़े रहते हैं, उनके बीच लगे रहते हैं। हमारे कार्यक्रम आप देखिए ना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि स्वरोजगार योजना के तहत या स्वसहायता समूहों को पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड कराने का काम करते थे, अब शहरी क्षेत्रों में भी सिर्फ 2% की ब्याज दर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे। दरअसल जो मोदी जी का विजन और मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी से कदम ताल करते हुए न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी एक समन्वय बनाकर आगे बढ़ रही है। और आज उसी का नतीजा है जो नगरोदय कार्यक्रम में हमें देखने को मिला है। जहां तक शरद जी हमारी चुनावी तैयारी की बात है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में अनूठा संगठन है। प्रत्येक कार्यकर्ता सेवाभावी काम से वार्ड से लेकर नगर तक, ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक अपने सेवा भाव को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंजाम दे रहा है, जनता के बीच लेकर जा रहा है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ सरकारी योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि कार्यकर्ता और संगठन के माध्यम से कोई व्यक्ति न छूट जाए उसका क्रियान्वयन कराना भी है, जिसकी सफलता का सेहरा निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं पर भी जाता है। भदौरिया साहब, आपके लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला तो सभी जो आपके लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ एक बेहतर समन्वय, और ख़ासतौर से दिग्विजय सिंह पर जितना भरोसा आप करेंगे इस मामले में, ऐसा मेरा सोचना नहीं है। ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो हैं उनका कहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ज़मीनी राजनीति और कांग्रेस की जितनी समझ वो रखते हैं उतनी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को भी वो समझते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी एक अलग और ख़ास मिजाज के नेता हैं। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप खुद कांग्रेस से जुड़े हैं लंबे समय से और मूलतः कांग्रेसी कार्यकर्ता डीएनए से भी हैं। जी, तो आपकी एकता और आपका समन्वय और बूथ लेवल तक पहुंचने की ताकत से कोशिश, जो हर चुनाव में आपके लिए चुनौती बनता है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी देखिए आदरणीय शरद जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ,
बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपका अनुभव सत्य बोल रहा है कि इस मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर एक एक विधानसभा क्षेत्र, एक एक पोलिंग बूथ को अगर कोई राजनेता समझता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। जहाँ तक नेतृत्व की बात है तो प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद जी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। आपने देखा कि 28 विधानसभा उपचुनाव हुए, पूरे विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल पे जाके इतनी मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर दी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी मतगणना से पहले ये नहीं कह पाई थी कि हम फलानी विधानसभा जीतने जा रहे हैं। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मेहनत थी, उनका प्रयास था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी दमदारी के साथ 28-29 चुनाव सरकार के साथ लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती, हो सकता है परिणाम कुछ और होते। तो यहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय में भी पूरी तरीके से एकजुट है। आदरणीय कमलनाथ जी, इस प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो अजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, अरुण यादव जी हो, सबके साथ समन्वय बना के, सबके साथ सलाह मशवरा करके निश्चित रूप से एक अच्छी रणनीति पे काम कर रहे हैं। और उसके परिणाम जिस तरीके से महंगाई इस प्रदेश को आम मतदाताओं को बिल्कुल खाई जा रही है, आने वाले मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको भी और बीजेपी को भी कि आप दोनों बेहतर प्रदर्शन करें। बहुत धन्यवाद पाठक साहब, धन्यवाद भदौरिया साहब, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश। तो कुल मिलाकर टक्कर तो मजबूत है और बीजेपी हमेशा की तरह एक लीड ले चुकी है एक बड़े कार्यक्रम से, और ये उसकी शैली भी है चुनाव की। और जैसा सत्यप्रकाश जी भी कह रहे थे कि शिवराज जी हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, और बल्कि बीजेपी चुनावी मोड में रहती है शिवराज जी के साथ, और ये बीजेपी ने सीखा है। इसीलिए चुनाव दर चुनाव जीतने का सपना और जीतने की ताकत अपने भीतर लेकर वो आगे बढ़ती है। कांग्रेस का अपना फ्री स्टाइल है चुनाव लड़ने का, बहुत ज़्यादा तनाव पालना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना और सर खुजाते रहना, मैदान में बार बार मीटिंग करना, बड़े बड़े प्लान बनाना, ये कांग्रेस का हिस्सा कभी नहीं रहा है सर। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस बिल्कुल सोई हुई है, चुपचाप बैठी है। कांग्रेस का फ्री स्टाइल राजनीति का तरीका है, लेकिन उसकी भिड़ंत अब एक ऐसी पार्टी से है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होकर, बहुत संगठित होकर मैदान में उतरती है। कुछ बदलाव कांग्रेस को करने होंगे, खासतौर से एकता और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, ये एक बड़ी चीज़ है। और दिग्विजय सिंह जी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत जमाने से, करीब करीब 80 के दशक से। देखते हैं बड़े भाई छोटे भाई की ये जोड़ी क्या गुल खिलाती है नगरीय निकाय के चुनाव में। नमस्कार।